नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की बॉटनी पेपर फर्स्ट के अंतर्गत अपने प्रथम वीडियो के अंतर्गत मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन प्लांट्स अर्थात पादपों में आकारिक की विविधता के अंतर्गत उसके फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम पादपों में विशेषकर आवृतबीजी पादपों के अंदर पाए जाने वाली आकारिक की विविधता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब आकारिकी की बात आती है तो पादपों के संदर्भ में जब हम पादप आकारिकी की बात करते हैं, जिसको हम मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं, आकारिकी में मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी है जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों मॉर्फोस यानी स्ट्रक्चर एवं लोगोस यानी टू स्टडी यानी पादपों की संरचना का अध्ययन करना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पादप आकारिकी है वो वनस्पति ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न पौधों की बाह्य आकृति एवं संरचना का वैज्ञानिक ढंग से सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। फिर आकारिकी की हम अगर बात करें तो आकारिकी भी दो प्रकार की। अगर हम पादप के बाह्य स्वरूप का बात करते हैं तो उसको हम बाह्य आकारिकी बोलेंगे, और उसकी आंतरिक संरचना यानी उनकी कोशिकीय और उत्तकीय संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसको हम आंतरिक आकारिकी बोलते हैं। बाह्य आकारिकी को हम सामान्यतः मॉर्फोलॉजी के नाम से, जबकि आंतरिक आकारिकी को हम एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। तो पादप शरीर के अंतर्गत जड़, तना, पुष्प, फल आदि सभी के जो हम बाहरी लक्षणों को देखते हैं, इनके अध्ययन को बोलते हैं बाह्य आकारिकी। और जब इन विभिन्न भागों की हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो इसको हम बोलते हैं आंतरिक आकारिकी या एनाटॉमी। अब हम बात करते हैं मोटे तौर पर बाह्य आकारिकी की बात करते हैं। पादपों में जो बाह्य लक्षणों के आधार पर हम देखते हैं, आवृतबीजी पादपों के अंदर हमें विभिन्न समूह दिखाई देते हैं। हमारे चारों ओर आवृतबीजी पादपों के हमें विभिन्न समूह दिखाई देते हैं, जैसे घास, है ना, ये आपके कुछ शाकीय पौधे, लताएं, है ना, छोटी झाड़ियां, ये एक बीजपत्री पौधे, खजूर वगैरह, और ये है जो बड़े वृक्ष। तो यहाँ पर हमें आवृतबीजी पौधे जो सामान्यतः हम उसको दो कैटेगरी में देखते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। तो इन सभी के अंदर बाह्य स्वरूप के अंदर आकारिकी में हमें काफी विविधता देखने को मिलती है। अब हम एक प्रारूपिक आवृतबीजी पादप की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। एक प्रारूपिक आवृतबीजी पादप के अंदर एक उसकी मुख्य अक्ष होती है, ये जिसको हम पादप अक्ष बोलते हैं। और ये पादप अक्ष दो भागों में बंटा रहता है। जमीन के अंदर वाले भाग को हम बोलते हैं मूल तंत्र,
और जमीन के ऊपर यानी जो वायवीय भाग है वो है जो कहलाता है पर्रोतंत्र। तो इस प्रकार से एक पादप का अक्ष पर्रोतंत्र और मूल तंत्र से मिलकर के बना होता है। मूल तंत्र में मुख्य जड़ और उसके साथ साथ उससे निकलने वाली पार्श्व मूलें, ये सभी मिलकर के मूल तंत्र का निर्माण करती है। पर्रोतंत्र के अंतर्गत तना, तना से निकलने वाली शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, फल इत्यादि सभी मिलकर के पादप के पर्रोतंत्र को निर्मित करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आवृतबीजियों के अंदर पौधों की कई सारी प्रजातियां हैं। लगभग है जो 2 लाख के करीब है जो इस आवृतबीजी के अंदर में जो प्रजातियां देखने को मिलती है। इन विभिन्न पादप समूहों के अंदर हमें कई सारी है जो आकार की विविधताएं देखने को मिलती है। विविधता की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं आमाप में विविधता, यानी विभिन्न पादप समूहों के अंदर पाए जाने वाले पौधों की साइज के अंदर कितनी वेरिएशन है। फिर हम देखते हैं जीवन काल में विविधता, यानी कितने समय तक वो जिंदा रहते हैं, उनका लाइफ स्पान। आवास में विविधता, विभिन्न आवासों के अंदर अलग अलग प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है। स्वभाव में विविधता, यानी पौधों की प्रकृति में शाख, झाड़ी, वृक्ष आदि में विविधता। अब हम इस अध्याय के अंतर्गत आमाप में विविधता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आमाप में विविधता की बात करते हैं तो आवृतबीजी पौधों के अंतर्गत सबसे छोटा जो पादप है, सबसे छोटा जो आवृतबीजी पादप है वो है हमारा वोल्फिया। वोल्फिया एक है सबसे छोटा है जो आवृतबीजी पादप है जो मुक्त प्लावी अवस्था में हमें देखने को मिलता है। इसका जो पादप शरीर होता है वो पर्णाभ स्तंभ के रूप में एक छोटी अंडाकार चपटी पर्ण जैसी हरे रंग की संरचना के रूप में पाया जाता है। साथ ही इस जलीय पौधे के अंदर जड़ें अनुपस्थित होती है। जो प्लांट है उस प्लांट के जो पादप शरीर का जो व्यास है वो लगभग 0.1 से मिलीमीटर से लेकर के 1.0 मिलीमीटर तक होता है। फिर हम बात करते हैं सबसे बड़ा पादप। सबसे बड़े पादप की हम बात करते हैं तो हाइट के हिसाब से कुल मिर्टेसी का सदस्य यूकैलिप्टस रेगेंस, जिसकी ऊंचाई लगभग 375 फीट एंड लगभग 114 मीटर के आसपास होती है। अब हम बात करें अगर बीजधारी पौधों की तो बीजधारी पादपों में इसके बाद है जो जिम्नोस्पर्म का एक वृक्ष है जिसका नाम है सिकोइया सेम्परवाइरेंस। ये सिकोइया सेम्परवाइरेंस
और जिसकी ऊंचाई लगभग 112 मीटर के करीब होती है। और वैसे अगर हम तुलना करें ऊंचाई के आधार पर, तो सामान्यतः जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की हाइट और जीव की तुलना में अधिक होती है। अब हम अगर एक पार्टिकुलर प्लांट की डेंसिटी और एरिया यानी उसकी सघनता और उसके क्षेत्रफल के बारे में हम आकलन करें, तो एक पेड़ जो कि आपको इस चित्र के अंदर विशालकाय जंगल के रूप में दिखाई दे रहा है, वास्तव में जो आप देख रहे हैं ये एक पेड़ है, न कि जंगल। लेकिन ये बात अलग है कि अकेला पेड़ है जो आपको जंगल की अनुभूति दिला रहा है। यह जो आप देख रहे हैं पेड़, ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा कोलकाता के अंदर स्थित है। इस पेड़ को ग्रेट बनियान ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह विशालकाय बरगद का पेड़ लगभग 270 वर्ष से अधिक की आयु का है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का विशालकाय पेड़ है। इस बरगद के पेड़ के अंतर्गत आपको कई सारे हैं जो ये पिलर जो दिखाई दे रहे हैं, खूंटे, इसे हम प्रोप रूट्स कहते हैं, जो कि इस पादप की बढ़ती हुई शाखाओं को सहारा देने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या लगभग 3700 से अधिक है और ये पूरा वृक्ष लगभग 3.5 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। ये आप है जो वहां पर विजिट करने जाते हैं ना, भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर कोलकाता, तो वहां पर आपको है जो इस तरह के ये होर्डिंग लगे हुए मिलेंगे, जहां पर है जो इस ग्रेट बनियान ट्रीज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको देखने को मिलेगी। अब हम जीवन काल विविधता में बात करते हैं, तो जीवन काल विविधता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ पौधे अपना जीवन बहुत ही कम समय में पूर्ण कर लेते हैं, अर्थात केवल कुछ सप्ताह से लेकर के कुछ महीने तक, क्योंकि जो इनका जो ग्रोइंग सीजन होता है वो बहुत ही अल्प अवधि का होता है, इसलिए हम इन पौधों को अल्पजीवी पादप कहते हैं। सामान्यतः मरुभूमि अर्थात डेजर्ट के अंतर्गत हमें अति शुष्क परिस्थितियों में इस प्रकार के अल्पजीवी पादप देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में सामान्य जीवन यापन के लिए परिस्थितियां विपरीत होती है। अतः यहाँ पर ऐसी वनस्पति पाई जाती है जो बहुत ही कम समय में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर सके। तो इस प्रकार के वातावरण के अंदर अल्पजीवी पादपों के अंतर्गत आपको मोलुगू सर्वियाना, एरेब्डोप्सिस इत्यादि प्रकार की घासें देखने को मिलती है। फिर है 1 वर्षीय पादप। वैसे तो ये भी है जो अल्पजीवी पौधों की तरह ही है, परंतु इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसे पौधों को सम्मिलित किया जाता है जिनका जीवन काल अल्पजीवी पौधों की तुलना में तो अधिक, परंतु यह जीवन अवधि जो होती है यानी कि
ये एक सीजन तक ही सीमित होती है, इसलिए हम उनको बोलते हैं एक वर्षीय पादप। उदाहरण के रूप में हम देखें, जैसे ओराइजा सटाइवा चावल, मक्का जियामेज, बाजरा पेनिसिटम ग्लोकम इत्यादि प्रकार की जो वनस्पति है वो सब भी है जो इस एक वर्षीय पादपों की श्रेणी के अंतर्गत आती है। क्योंकि इन पौधों के अंदर एक ग्रोइंग सीजन के अंदर इनकी कायिक एवं जनन वृद्धि दोनों संपन्न हो जाती है। अर्थात हम ये कहें कि एक वृद्धि ऋतु के अंदर ये अपनी है जो लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर है द्विवर्षीय। इस श्रेणी के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जो अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए दो अनुकूल ऋतुओं में अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, इसलिए इन्हें द्विवर्षीय पादप कहते हैं। द्विवर्षीय पादपों में प्रथम वर्ष के अंतर्गत इनमें कायिक वृद्धि संपन्न होती है, जबकि दूसरे वर्ष में इनके अंतर्गत पुष्पन एवं फलन अर्थात बीज निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इन पौधों के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के संचय हेतु विशिष्ट प्रकार की रूपांतरित संरचनाएं जैसे ट्यूबर्स, है ना, कॉर्म इत्यादि प्रकार की हमें फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये फूड रिजर्व स्ट्रक्चर जो होती है ये इन पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों में चिरकालिकता के रूप में जिंदा बनाए रखने के लिए कार्य करती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो द्विवर्षीय पादपों के अंतर्गत डोकस कैरोटा यानी गाजर, रेफेनस सेटाइवस यानी मूली, बीटा वल्गेरिस यानी बीट रूट या जिसे हम चुकंदर कहते हैं, ये सब भी है जो द्विवर्षीय पादपों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। फिर है बहुवर्षीय पादप। बहुवर्षीय पादप से मतलब है कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो एक से अधिक वर्षों तक होता है, यानी एक वर्ष से मतलब है एक ग्रोइंग सीजन से नहीं है, यानी इसमें जो वास्तव में जो इसका लाइफ साइकिल है वो कई वर्षों तक होता है। सामान्यतः ये ऐसे पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं और इन पौधों के अंतर्गत विशेष सीजन के अंदर है जो फ्लावरिंग की एवं बीज निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। बहुवर्षीय पादपों की आयु की हम बात करें तो इन पौधों की आयु कुछ वर्षों से लेकर के कई सैकड़ों हजारों वर्षों तक हो सकती है। जैसे बिहार में जो बोधि वृक्ष है उसकी आयु लगभग 2000 वर्ष है जो आंकी गई है। इन बहुवर्षीय पादपों के अंतर्गत हम देखते हैं तो सामान्यतः में आम, जेलोनिक सीरीजिया, गुलमोहर, कैपेरिस डेसिडुआ, केर इत्यादि है जो महत्वपूर्ण वनस्पतियां देखने को मिलती है। अब ये जो बहुवर्षीय पौधे हैं इनके अंदर पुष्पन एवं फल निर्माण की आवृत्ति के आधार पर हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। यानी बहुवर्षीय जो पौधे हैं इनके अंदर फ्लोरिंग है जो उनके जीवन काल में किस प्रकार से संपन्न होती है। इन फ्लोरिंग के आधार पर हम देखेंगे आवृत्ति के आधार पर तो हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं, सकृत फली और बहुकृत फली।
अब सकृत फली से हमारा क्या तात्पर्य है? सकृत फली यानी ये ऐसे बहुवर्षीय पौधे हैं जिनके जीवन काल में पुष्पन एवं फल निर्माण की प्रक्रिया केवल एक बार ही संपन्न होती है, अर्थात बीज निर्माण की प्रक्रिया के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। उदाहरण के रूप में हम बात करें तो इसके अंतर्गत आपको अगेव एवं म्यूसा यानी केला है जो इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जिनके अंतर्गत इनकी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ही है जो इनके अंदर फ्लावरिंग है ना एवं बीज निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। दूसरी जो कैटेगरी है बहुवर्षीय पादपों की वो है बहुकृत फली, यानी इन पौधों के अंतर्गत परिपक्वता हासिल करने के पश्चात इनमें फ्लावरिंग एवं फल निर्माण की प्रक्रिया जीवन काल में एक विशिष्ट ऋतु के अंतर्गत बारंबार चलती रहती है। जैसे कहें कि पुष्प में फल निर्माण की प्रक्रिया इनमें जीवन भर बार बार दोहराई जाती है। जैसे आप आम देख रहे हो ना, एक आम का पेड़ है, और दूसरा जो आप देख रहे हो नींबू, मैंजीफेरा, आम को मैंजीफेरा बोलते हैं, नींबू को सिट्रस बोलते हैं। तो इन पौधों के अंदर एक खास मौसम ऋतु के अंदर हर साल है जो आपको पुष्पन एवं फल निर्माण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने इसके अंतर्गत पादपों की आकारिक विविधता के अंतर्गत हमने दो पहलुओं के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन किया। एक था आकार में विविधता, दूसरा था जीवन काल में विविधता। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम पादपों में आकार की विविधता के सेकंड वीडियो के अंतर्गत हम आवृतबीजी में पाई जाने वाली आवासीय विविधता, आवास के अंदर है जो आवृतबीजी में किस प्रकार की विविधता देखने को मिलती है, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।